वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि कौन से ऑर्गन्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स आते हैं, कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स आते हैं। और हमने देखा कैसे इंजेक्शन होता है, देन फूड का डिग्लूटिनेशन होता है थ्रू द इसोफेगस या कंडक्शन होके फिर वो स्टोमक में पहुंचता है। फिर स्टोमक में वो फूड कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए स्टोर भी रहता है और साथ साथ में उसका मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन भी स्टोमक में होता है। ओके, तो जो केमिकल डाइजेशन करता है वो हमने बताया आपको कि जो स्टोमक में पेप्सिन है वो पेप्सिन जो प्रोटीन्स है उनका ब्रेक डाउन करता है किसमें, प्रोटीएस सॉरी प्रोटियोम्स और पेप्टाइड्स में, जो प्रोटीन के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये पेप्सिन पहले पेप्सिनोजन फॉर्म में सिक्रीट होता है, बट HCl जो पेराइटल सेल जिसको सिक्रीट करता है वो HCl उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करके उसको एक्टिवेट करता है और साथ साथ में जो HCl है वो पीएच भी मेंटेन करता है और जो भी बैक्टीरियल होंगे माइक्रोब्स होंगे उसको भी वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी है उसका, एक एसिडिटी पीएच को मेंटेन करने का भी फंक्शन है HCl का। और साथ में जो पेप्सिन है उसको एक्टिवेट, और रेनिन है उसको भी एक्टिवेट करता है कौन, ये HCl। तो वहाँ पे हमने देखा है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ में जो चीफ सेल है वो स्लेवरी लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, बट एक्टिवेशन गैस्ट्रिक लाइपेज का ड्यूडेनम में होता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमी। तो स्टोमक जैसे ही ख़त्म होता है, जो पाइलोरिक एंड है वो ख़त्म होते ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे बड़ा पहला फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द ड्यूडेनियम, जो आपको यहाँ पे पर्पल कलर में दिख रहा है, दैट इज़ द ड्यूडेनियम। ठीक है, ड्यूडेनियम के बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द जिजीनियम। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ द इलियम। देन इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सटेंडिंग बिटवीन द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टोमक एंड इलियोसिकल वेल्व। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पहला पार्ट है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर और इलियोसिकल वेल्व जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उन दोनों के बीच में, और ये ओपन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर, बट ये लॉन्गर रहता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसकी लेंथ रहती है कम से कम 6 मीटर। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो रहता है एब्जॉर्प्शन। तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि 3 पोर्शंस होते हैं। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द ड्यूडेनियम, जो मिडल पार्ट है दैट इज़ जुजिनम, एंड जो डिस्टल पार्ट है जो सबसे लास्ट में है दैट इज़ द इलियम। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल में 4 लेयर्स प्रेजेंट है जो स्टोमक में प्रेजेंट है, दैट इज़ द सेरोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। तो जो चार वॉल्स स्टोमक में प्रेजेंट है वही 4 वॉल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, तो जो पहला जो पार्ट है उसमें जो हमें इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है दैट इज़ द इंटेस्टाइनल विलाई एंड ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, सो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज़ कवर्ड बाय माइन्यूट प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सराउंड किया होता है या उसको कवर किया होता है छोटे छोटे प्रोजेक्शन से, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ओके, सो द हाइट ऑफ द विलाई इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर। जो वो स्टोमक से बाहर निकला होता है, ओके, जो स्टोमक से बाहर निकला हुआ होता है तो वो कम से कम 1 मिलीमीटर जो सॉरी इंटेस्टाइन के जो ल्यूमन है उसमें निकला हुआ है 1 मिलीमीटर बाहर की तरफ। सो जो विलाई है इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम रहता है, और इस विलाई को लाइन किया होता है या इस विलाई को बनाया होता है किसने, कॉलमिनर सेल से, विच आर कॉल्ड इंटेरोसाइट्स। ठीक है, तो उन विलाई सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोसाइट सेल्स बोलते हैं।
तो ईच जो एंटेरोसाइट्स है वो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को जन्म देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो ये जो क्या है, एंटेरोसाइट्स है, इस एंटेरोसाइट्स के ऊपर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई इसलिए होता है क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके। जो विलाई है वो विलाई और माइक्रोविलाई दोनों सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है, ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक है, तो अगर हम हर एक विलस में देखेंगे तो उसके बीच में एक सेंट्रल चैनल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टियल बोलते हैं, जो ओपन होता है किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में। यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट उसके सेंटर में एक रहता है चैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टियल बोलते हैं। सॉरी, इसमें दिखाया नहीं है। ठीक है, तो लेक्टियल में क्या होता है, लेक्टियल के थ्रू जो लिपिड से उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस विलाई में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो जिसके थ्रू जैसे ही जो फूड एब्जॉर्ब होंगे, या जो फूड मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एब्जॉर्ब होंगे, तो वो डायरेक्टली फिर ब्लड में एंटर हो जाएगा। मेनली जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसमें, फिर वो लिवर में जाएगा, फिर लिवर से वो हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, या क्रिप्ट्स ऑफ लेबर खून। तो ये याद रखना, ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबर खून या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। या जो क्या रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। वो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह ही इंटेस्टाइन का ग्लैंड्स है, जो बहुत ही सिंपल रहते हैं और ट्यूबुलर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। तो क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन आर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स डू नॉट पेनिट्रेट द मस्कुलरिस म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। जैसे हमने देखा था उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो मस्कुलरिस वो है, मस्कुलर म्यूकोसा है, वहाँ तक वो जाते हैं। बट ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा में नहीं रहता है, सिर्फ म्यूकोसा में प्रेजेंट रहता है, बट म्यूकोसा का जो लास्ट रीजन है, दैट इज़ द मस्कुलरिस म्यूकोसा, वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ओके, और ये ओपन होता है कहाँ पे, इनटू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई। और ओपन कहाँ पे होता है, अब देखो, जो ल्यूमन है किस में, किसके, इंटेस्टाइन में, जो विलाई के बीच में प्रेजेंट है। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, दे आर लाइंड बाय कोलोमनर सेल्स। तो इनके साइड जो उनको लाइन किया होता है वो कौन से रहते हैं, दैट इज़ द लाइंस ऑफ कोलुमिनर सेल्स। ठीक है, तो जो ईच लाइन है, इट इज़ कंटिन्यूस विथ इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द विलाई। तो जो सेल है, या जो लाइनिंग है ईच ग्लैंड का, वो इपिथेलियल लाइनिंग के विलाई के लाइनिंग के साथ क्या है, कंटिन्यूस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग कोई ग्लैंड यहाँ पे नहीं है। इन्हीं का जो एपिथेलियल ग्लैंड है, जो माइक्रोविलाई पे विलाई पे प्रेजेंट है, उसी से ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन है वो फॉर्म हुआ है। ओके, देन जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग है इंटेस्टाइनल ग्लैंड का, वो कंटिन्यूसली माइटोसिस में जाते रहता है बहुत फास्ट रेट पे। जो नए सेल्स वो वहाँ पे फॉर्म होंगे, और जो पुराने सेल्स हैं, दे आर पुश्ड अपवर्ड ओवर द लाइनिंग ऑफ द विलाई। ठीक है, तो जो नए सेल्स है वो उस जगह, जो उस पुराने सेल्स की जगह को ले लेता है, और जो पुराने सेल्स है, दे आर रिलीज्ड आउट। ठीक है, जो ये ऊपर सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, उसका माइटोसिस होता है। जो पुराने सेल्स है वो शेड हो जाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन से शेड हो जाते हैं, और नए सेल्स वहाँ पे जाके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे इनकी कैपेसिटी बढ़ती है एब्जॉर्प्शन की। ओके, और वो रिन्यू भी होते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो माइटोसिस होता है वो यहाँ पे होता है, कहाँ पे, मेनली इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ओके, सो दीज सेल्स विच मूव टू विलाई आर कॉल्ड इंटेरोसाइट्स। और जो सेल्स ये विलाई की तरफ जाता है, विलाई फॉर्म करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। जो एंटेरोसाइट्स हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। जो पुराने एंटेरोसाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली शेड होते हैं, कहाँ पे, ल्यूमन में, अलोंग विथ एंजाइम्स। और वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ या तो एक्सक्रीट आउट होंगे, या तो वो डाइजेशन जो एंजाइम्स है वो उन पे एक्ट करके उनको डाइजेस्ट कर देता है। ओके, तो जो सेल्स इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, जो कोलुमिनर सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। उसमें से एक है अर्जेंटाफिन सेल्स, या जिसको हम इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं।
जो एक इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोपलेट सेल्स, ठीक है, जो म्यूकस सिक्रीट करता है। इंटेस्टाइन में गोपलेट सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, या जिसको हम म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गोपलेट सेल्स बोलेंगे, किसमें, इंटेस्टाइन में। इसके बाद है पेनिच सेल्स, ठीक है, पेनिच सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ ये देखो आप यहाँ पे पेनिच सेल्स सिक्रीट्स साइटोकाइंस कॉल्ड डिफेंसिन्स, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बर्नर ग्लैंड्स, ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के एडिशन में और एक ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्नर ग्लैंड्स बोलते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं, इन एडिशन टू इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम कंटेन्स सम म्यूकस ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड बर्नर ग्लैंड्स, ठीक है, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्नर ग्लैंड्स बोलते हैं, मेनली जो ड्यूडेनियम का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स है, इट पेनिट्रेट्स मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड एक्सटेंड्स अप टू सब म्यूकस कोट ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये जो ग्लैंड्स है वो पूरा म्यूकोसा में, जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है वहाँ तक ये एक्सटेंड हुए होते हैं, और जो सब म्यूकस कोट है इंटेस्टाइनल वॉल तक, वहाँ तक ये एक्सटेंड हुए रहते हैं। ओके, तो जो बर्नर ग्लैंड है वो ओपन होता है कहाँ पे, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में डायरेक्टली, और जो बर्नर ग्लैंड है इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड ट्रेसेस ऑफ एंजाइम। तो ये जो बर्नर ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, और कुछ एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो जितने भी सेल्स है, अगर उनका हम वो देखेंगे, दैट इज़ कंपोजिशन देखेंगे, या जो भी ये ग्लैंड्स जो भी सिक्रीट करते हैं, तो इंटेस्टाइन में से जो भी एंजाइम या जो भी जूस सिक्रीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस का हम कंपोजिशन देखेंगे, तो सक्कस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन कम से कम 1800 ml जो सक्कस एंटेरिकस है वो सिक्रीट करता है पर डे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या रहता है, अल्कलाइन रहता है, और इसका पीएच कितना रहता है, 8.3। तो अगर हम कंपोजिशन देखेंगे, तो जो सक्कस एंटेरिकस है वो 99.5% वाटर रहता है, और 0.5% उसमें क्या रहता है, सॉलिड रहता है। सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है वो स्लाइडली हाई रहता है सक्कस इंटेरिकस में, ताकि जो इंटेस्टाइन में से जो जो स्टोमक में से जो भी एसिडिक जो खाना आता है उसको जल्दी से बेसिक करने के लिए जो बाइकार्बोनेट है उसका कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है। तो आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसमें एंजाइम्स आते हैं, देन अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। एंजाइम्स में आप देख सकते हैं प्रोटीलिटिक एंजाइम्स है, पेप्टिडेज है, अमाइनो पेप्टिडेज जो अमाइनो एसिड्स को, ये डाईपेप्टाइड्स को ब्रेक करता है। देन डाईपेप्टिडेज है जो डायरेक्टली दो पेप्टाइड होंगे, दो अमीनो एसिड होंगे, उनको ब्रेक करके सिंगल सिंगल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देन ट्राईपेप्टिडेज है, अगर तीन अमीनो एसिड कनेक्ट होंगे तो ये जो ट्राईपेप्टिडेज क्या करता है, उनको ब्रेक करके सिंगल सिंगल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देन एमोलिटिक एंजाइम्स है, जैसे कि सुक्रेस है, वो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है। माल्टेस है, माल्टेस को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेक्टेस है, लेक्टेस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। डेक्सट्रिनेस है, जो डेक्सट्रिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देन ट्रीहेलेस है, वो जो ट्रायोस को मेनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर हम लिपोलिटिक एंजाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, लाइपेज रहते हैं, जो लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है। देन एंटेरोकाइनेस है, एंटेरोकाइनेस मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे प्रेजेंट रहता है। ये एक तो ट्रिप्सिन है, उसको एक्टिव करता है, ट्रिप्सिनोजन को उसको एक्टिव करता है। जो जो ट्रिप्सिनोजन है कहाँ से आता है, वो पेनक्रियास से आता है। उस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, और दूसरे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। ओके, देन जो दूसरे सब्सटेंस है जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज म्यूकस रहता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है, डिफेंसिन रहता है। अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी सक्कस इंटेरिकस में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जो दो टाइप्स के मूवमेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो
the two types of movement of small intestine, that is segmentation and a type of peristalsis, call it migrating motility complex, are governed mainly by the mesenteric plexus। ठीक है, तो दो टाइप्स के मूवमेंट रहते हैं, एक है सेगमेंटेशन मूवमेंट और दूसरा रहता है एक पेरिस्टेल्टिक लाइक मूवमेंट जिसको हम माइग्रेटिंग मोटिलिटी कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये दो जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, जो मेसेंट्रिक प्लेक्सस है जिसको मैंने आपको बताया था मेसेंट्रिक प्लेक्सस, वो उसको कंट्रोल करता है। जो सेगमेंटेशन है आर लोकलाइज्ड मिक्सिंग कंट्रैक्शन दैट ऑकर इन द पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन डिस्टेंडेड बाय अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ काइम। तो जो सेगमेंटेशन प्रोसेस है या जो सेगमेंटेशन मूवमेंट है वो लोकलाइज्ड है, वो क्या करता है, मिक्सिंग करता है जो काइम है उसका, और मेनली जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो बहुत डिस्टेंट हुआ है उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ काइम का क्या होता है, ये कंट्रैक्शन, और ये कंट्रैक्शन मिक्सिंग होता है। देन सेगमेंटेशन मिक्सिंग काइम विद द digestive juices and bring the particle of food into contact with the mucosa for absorption। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन मिक्स है वो क्या करता है, काइम्स को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करता है और जो फूड पार्टिकल्स है उसको जो म्यूकोसा है उसके कांटेक्ट में लाता है ताकि जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। ओके, और ये जो सेगमेंटेशन जो मूवमेंट है वो खाने को इंटेस्टाइन में आगे की तरफ पुश नहीं करता है। ओके, जो ये सेगमेंटेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है किससे, जो सर्कुलर मसल है उसके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। तो ये जो मूवमेंट होता है दैट इज सेगमेंटेशन मूवमेंट, वो ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा होता है, कम से कम 12 12 टाइम्स पर मिनट, और धीरे धीरे जब इलियम में पहुंचता है तो ये जो इसका मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, कम से कम 8 टाइम्स पर मिनट। तो वो खाने को आगे पुश नहीं करता है, सिर्फ उसका काम ये रहता है कि वहीं पे जो काइम है उसको घुमाते रहे आगे पीछे ताकि जो खाना है प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और साथ साथ में उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। ओके तो ये जो मूवमेंट है वो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सिमिलर है किसकी तरह, जो अल्टरनेटिव स्क्वीसिंग रहता है द मिडल एंड द एंड ऑफ ए कैप ट्यूब ऑफ ए टूथपेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक टूथपेस्ट का ढक्कन बंद करके आप उसको एक बार पीछे से दबाओ, फिर एक बार आप सेंटर में दबाओ, फिर एक आप पीछे की तरफ दबाओ, तो उससे क्या क्या होता है, जो टूथपेस्ट जो आगे की तरफ तो नहीं जाएगा बट वो आगे पीछे मूव होता रहेगा, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन मूवमेंट बोलेंगे। देन जो दूसरा मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में दैट इज़ द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटिंग मोटिलिटी कम्प्लेक्स, एमएमसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एमएमसी है वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, जो लोअर पोर्शन है स्टोमक का वहाँ पे स्टार्ट होता है, और वो क्या करता है, जो काइम है उसको पुश करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे। तो जो एमएमसी मूवमेंट है वो क्या करता है, स्लोली जो खाना है उसको माइग्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, रीचिंग द एंड ऑफ द इलियम इन 90 to 120 मिनट्स। तो कम से कम 90 से 120 मिनट लगते हैं खाने को स्टोमक के लास्ट एंड से इलियम तक पहुंचने तक। ठीक है, तो इतना स्लो ये मूवमेंट होता है। तो उसके बाद दूसरा जो एमएमसी मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है फिर से स्टोमक में। ठीक है, अलोंग काइम रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर 3 to 5 आवर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है 190 to 120 मिनट के बाद, और जो खाना है वो कायम है वो कम से कम स्टोमक में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है कम से कम 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे जो खाना है और ब्रेक डाउन हो जाता है। देन अब हम केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में माउथ में हमें पता है जो सलेवरी एमाइलेस है उसने क्या किया, जो पॉलीसेकेराइड है किसको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, विच इज़ ए डाइसेकेराइड। ठीक है, देन माल्टोट्रायोस जो एक ट्राइसेकेराइड है, और जो डेक्स्ट्रिन है जो शॉर्ट चेन ब्रांचेड फ्रेगमेंट ऑफ स्टार्च है विद 5 to 10 ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो ये इनको ब्रेक डाउन करता है। अगर हम स्टोमक की बात करेंगे तो जो पेप्सिन है उसने क्या किया, प्रोटीन को कन्वर्ट किया पेप्टाइड्स में, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स है। और जो लिंगुअल और जो गेस्ट्रिक लाइपेस है, लिंगुअल जो स्लेवरी एमाइलेज में जो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, और जो गेस्ट्रिक लाइपेस जिसको चीफ सेल रिलीज़ करता है, वो कुछ ट्राइग्लाइसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, डाइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करता है और मोनोग्लाइसराइड में कन्वर्ट करता है।
इसके बाद जो काइम है वो एंटर होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है और लिपिड्स रहता है। तो मीन्स इनका डाइजेशन माउथ स्टोमक में स्टार्ट हो गया है, बट वो फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुए, पार्शियली डाइजेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो कंप्लीशन होता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और थोड़ा सा जो हेल्प है इनके डाइजेशन में कौन करता है, जो पेनक्रेटिक जूस है, बाइल जूस है और जो इंटेस्टाइनल जूस है, वो इनके फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करेंगे तो जो सलाइवरी एमाइलेज है उसका जो एक्शन है वो स्टोमक में भी रहता है कुछ टाइम के लिए, जब तक एसिडिक पीएच इंक्रीज़ ना हो जाए या एसिडिक पीएच वहाँ पे फॉर्म ना हो। जैसे ही एसिडिक पीएच स्टोमक में फॉर्म होगा तो जो सलेवरी एमाइलेज है उसका जो फंक्शन है वो रुक जाता है और उसकी एक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है। तो सिर्फ कुछ जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, मेनली इन द माउथ, ठीक है। बाकी जो काइम्स है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। वो स्टार्च जो ब्रेकडाउन नहीं हुआ किस में, माल्टोस में या माल्टोट्रायोस में या अल्फा डेक्स्ट्रिन में, दे आर क्लीवेड बाय द पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो हमने देखा था पेनक्रियास में जो पेनक्रियास है वो क्या करता है, पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, देखो यहाँ पे एमाइलेज लिखा होगा कहीं, हाँ देखो, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है उन स्टार्च मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोस में, माल्टोट्रायोज में और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। सो जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो ग्लाइकोजन पे भी काम करता है और स्टार्च पे भी एक्ट करता है, ठीक है। बट इसका जो इफ़ेक्ट है दूसरे पॉलीसेकेराइड्स पे जैसे कि सेलुलोज है उस पर एक्ट नहीं होता है। जो अनडाइजेस्टेबल प्लांट फाइबर है जिसको हम रफेज बोलते हैं उस पर ये एक्ट नहीं करता है। एंड दैट रफेज विल मूव, देन सेलुलोज विल मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब एमाइलेज के बाद इधर सिलावेरी या पेनक्रियाटिक उसने क्या किया, उन्होंने स्टार्च को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। देन जो माइक्रोविलाई है, ठीक है, वहाँ पे एक एंजाइम रहता है, दैट इज़ द, जिसको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहते हैं, दैट इज़ द अल्फा डेक्सट्रिनेज, ठीक है। तो जो अल्फा डेक्सट्रिनेज है वो एक्ट करता है किस पे, मेनली डेक्सट्रिन्स पे, ठीक है। अल्फ़ा डेक्स्ट्रिनेज है जो मेनली माइक्रोविलाई पे प्रेजेंट रहता है, वो अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन क्या करता है, अल्फ़ा डेक्ट्रिन डेक्स्ट्रेज को डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो अल्फ़ा डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम एक एक करके डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल में से ग्लूकोज बाहर रिलीज करता है, ओके। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टार्च का ब्रेकडाउन अब ग्लूकोज में हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सबसे सिंपल शुगर है उसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। देन जो इंजेस्टेड मॉलिक्यूल है सुक्रोज का, लेक्टोज का या माल्टोज का, तो जो ये तीन डाइसेकेराइड्स है, दे आर नॉट एक्टेड ऑन अनटिल दे रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज पे कोई किसी भी एंजाइम का इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो माउथ में हो या जो है चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, सॉरी स्टोमक में हो। इनका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं, तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों क्या है, ये तीनों है मेनली इसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। इसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स से ही बने होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तभी इनका ब्रेकडाउन होता है। तो तीन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं जो माइक्रोविलाई पे प्रेजेंट रहते हैं। तो माइक्रोविलाई के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं कुछ एंजाइम्स जो मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, वो रिलीज़ नहीं होते ल्यूमन में, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं। तो वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या करते हैं, इन डाइसेकेराइड्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोनोसेकेराइड में। तो यहाँ पे एंजाइम हमने देखा था मेनली, अगर हम सक्कस एंटेरिकस की बात करेंगे तो सक्कस एंटेरिकस में आप देख सकते हैं, सक्कस एंटेरिकस में आप देखो सुक्रेस है, ठीक है। सुक्रेस क्या करता है, सुक्रेस सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है किसमें, इनटू ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में सुक्रोज को कन्वर्ट करता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज में। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज एंड माल्टोज, ओके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोविलाई का जो मेम्ब्रेन है वो है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था दिस आर द विलाई। ठीक है, अगर हमने विलाई को थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो आपको पता है यहाँ पे आपको इस तरह दिखेंगे। ठीक है, सेल्स, जिसको हमने क्या कहा था, इंट्रोसाइट्स। ठीक है, अगर हमने इस जो पोर्शन है, दिस इज द विलाई, दिस इज द माइक्रोविलाई, हमने इसको और मैग्नीफाई किया तो आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा। ओके, अगर हमने इस मेम्ब्रेन को अगर हमने एक्सटेंड किया तो हमको ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन है। अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन क्या करता है, जो डेक्स्ट्रिन है, अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन को अल्फ़ा डेक्स्ट्रिनेज, तो इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई पे। माइक्रोविलाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रश लाइक अपीयरेंस की वजह से उसको हम ब्रश बोलते हैं। ठीक है, बट इसके ऊपर जो एंजाइम्स अगर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं। तो उसमें से एक पहला था हमारा अल्फ़ा डेक्स्ट्रिनेज। तो अल्फ़ा डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम क्या करता है, अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो वो एक एक करके यहाँ से अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन को ब्रेक करके फिर एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा। ओके, देन अगर हम दूसरे एंजाइम्स की बात करेंगे, दूसरे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स में, जिसमें आता है हमारा दिस इज द गैलेक्टोज, या हम उसको बोलेंगे सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज। सुक्रेज एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम से, तो सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जांपल ये है सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम क्या कर रहा है, सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल में। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रेज एंजाइम जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है वो क्या कर रहा है, सुक्रोज का ब्रेक डाउन किस में कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कर रहा है। ठीक, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज में कर रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा एंजाइम है, दैट इज द, हमने क्या कहा, दैट इज सॉरी, दैट इज द लेक्टेज। तो लेक्टेज क्या करता है, लेक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इज द लेक्टेज। तो जो लेक्टेज एंजाइम है विच इज आल्सो ए ब्रश बॉर्डर एंजाइम, तो ये जो एंजाइम है लेक्टेज, वो क्या कर रहा है, लेक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में। ठीक है, तो लेक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। तो जो लेक्टेज एंजाइम है वो इन डाइसेकेराइड को ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में। ठीक है, देन उसके बाद जो तीसरा एंजाइम है दैट इज द माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज विच इज़ ए डाइसेकेराइड, जिसमें दो मॉलिक्यूल से बना है, उसका ब्रेक डाउन करता है किसमें, एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। आपको यहाँ आप दिख रहा है। ठीक है, माल्टेज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, तो एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, और माल्टेज साथ साथ में जो माल्टोट्रायोस है, जिसमें 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, तो विच इज ओलिगोसेकेराइड, उसका भी ब्रेक डाउन किस में करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है एक एक करके। सो the digestion of carbohydrate ends with the production of monosaccharide which the digestive system is able to absorb। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का वो सिंपल मॉलिक्यूल में, दैट इज़ द मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो जो एक सिंपल शुगर है। ठीक है, देन फ्रुक्टोज क्या है, वो भी एक मोनोसेकेराइड है। अगर हम गैलेक्टोज की बात करेंगे तो गैलेक्टोज भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। तो ये मोनोसेकेराइड कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजीली बाय आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था जैसे कि स्टार्च था, ठीक है, देन ग्लाइकोजन था, तो इनका जो ब्रेकडाउन है वो किस में हो गया,
सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए जो हमारे पास नहीं रहता है, जो प्लांट्स में जो रिमेनेंट्स सेल्यूलेज का ब्रेकडाउन करता है। ओके, देन ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बारे में, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। तो अगर हम प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो थोड़ा एक बार याद करो, जो प्रोटीन डाइजेशन है वो स्टोमक में स्टार्ट हुआ था। स्टोमक में जो पेप्सिन है वो क्या कर रहा था, पेप्सिन मेनली जो प्रोटीन्स है उनका ब्रेकडाउन कर रहा है किसमें, स्मॉल पेप्टाइड्स में, जो क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो फ्रेगमेंट है प्रोटीन का। तो पेप्सिन का आपको पता है, पेप्सिन क्या कर रहा है, स्टोमक से ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो जो एंजाइम्स रहते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, ठीक है, जैसे कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, देन कीमोट्रिप्सिन है, ओके, देन कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, देन आपने देखा होगा इलास्टेज है। तो ये जो एंजाइम्स है वो अब इसका ब्रेकडाउन करेगा उन प्रोटीन्स का जो बचे हुए हैं, उन प्रोटीन्स का किसमें, फिर उसमें अमीनो एसिड्स में, ठीक है, अमीनो एसिड्स में या डाईपेप्टाइड्स में, ट्राईपेप्टाइड्स में या टेट्रापेप्टाइड्स में। तो उनका ब्रेकडाउन यहाँ पे कंटिन्यू होता है किसमें, और पेप्टाइड्स में। तो जितने भी एंजाइम्स है, ऑल एंजाइम्स कन्वर्ट होल प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, देयर एक्शन डिफर समवट बिकॉज इट स्प्लिट्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो जितने भी ये एंजाइम्स है उनका काम क्या रहता है कि वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है किसमें, पेप्टाइड्स में, बट इनका जो एक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है, इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स पे डिफरेंट बॉन्डिंग के बीच में ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कीमोट्रिप्सिन की बात करेंगे तो वो अलग अमीनो एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्जांपल फॉर अगर हम बात करेंगे तो जो ये कीमोट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और इलास्टेस है, तो फॉर एग्जांपल अगर कीमोट्रिप्सिन की बात करेंगे तो कीमोट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है उस बॉन्ड को जो टायरोसिन अमीनो एसिड के बाद आता है, बट ट्रिप्सिन उस अमीनो एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करता है जो फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन के बाद आता है, ठीक है। तो उनका जो बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका है वो डिफरेंट है। बाकी काम क्या है, दोनों का सेम है, प्रोटीन को पेप्टाइड में ब्रेक करता है, बट जो बॉन्ड वो ब्रेक करता है वो बॉन्ड अलग जो एंजाइम्स है उनमें डिफरेंट रहता है। तो जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेज नहीं लिखना था, इलास्टेस लिखना था, इलास्टेस। तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेस, इन तीनों का काम रहता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना किसमें, पेप्टिडेज में। तो जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो अमीनो एसिड को स्प्लिट करता है एट द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द पेप्टाइड। तो जो कार्बोक्सिल एंड है, आपको पता है दो एंड रहते हैं, एक अमीनो एंड NH3 और एक कार्बोक्सी COH। तो जो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, वो क्या करता है, अमीनो एसिड को निकालता है, ठीक है, कहाँ से, मेनली जो कार्बोक्सी एंड है वहाँ से। ओके, तो यहाँ पे एक निकल गया अमीनो एसिड यहाँ से, फिर उसके बाद वो इस अमीनो एसिड को निकालेगा तो यहाँ से दूसरा अमीनो एसिड निकल गया, तो दो बच गए। फिर इस तरीके से जो कार्बोक्सी साइड है वहाँ से जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से एक एक करके अमीनो एसिड को निकाल देता है। ओके, देन जो प्रोटीन डाइजेशन है, इट इज़ कंप्लीटेड बाय टू पेप्टिडेज इन द ब्रश बॉर्डर विच इज़ एमिनो पेप्टिडेज एंड डाईपेप्टिडेज। अब जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट होता है कहाँ पे, जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम से वहाँ पे। ओके, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, वहाँ पे भी दो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। एक है दैट इज़ द अमीनो पेप्टिडेज और दूसरा है डाईपेप्टिडेज। तो जो अमीनो पेप्टिडेज है, इट क्लीव्स ऑफ द अमीनो एसिड एट द अमीनो एंड ऑफ द पेप्टाइड, ठीक है। तो ये जो अमीनो पेप्टिडेज वो क्या करता है, मेनली जो अमीनो साइट है वहाँ से एक एक करके अमीनो एसिड को बाहर निकालता है। ओके,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 था, अब 4 हो गए, अब यहाँ से और एक निकल जाएगा। ओके, तो और एक अमीनो एसिड निकल गया, यहाँ पे 3 बच गए। ओके, फिर यहाँ से फिर ये एक और निकाल देगा अमीनो एसिड, तो यहाँ पे 2 बच गए। ठीक है, फिर और एक अमीनो एसिड निकाल देगा, मेनली कहाँ से, जो अमीनो साइट है, अमीनो रीजन है वहाँ से। ओके तो ये काम है किसका, अमीनो पेप्टिडेज का। उसके बाद है दूसरा, दैट इज़ द डाइपेप्टिडेज। तो डाइपेप्टिडेज क्या करता है, दो जो डाइपेप्टाइड्स है उसको स्प्लिट करता है, किसमें, सिंगल अमीनो एसिड में। फॉर एग्जांपल डाइपेप्टिडेज है, यहाँ पे दो भी दो डाइपेप्टाइड्स होंगे। डाइपेप्टाइड्स हम उसको बोलेंगे जिसमें दो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, दोनों दो अमीनो एसिड ने बॉन्ड बनाया है। तो ये जो डाइपेप्टाइड्स है वो उस डाइपेप्टाइड को ब्रेक करके दो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके दो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली इनका गोल ये रहता है कि वहाँ पे सिंगल सिंगल अमीनो एसिड फॉर्म हो, विच इज़ इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हो गया किसका, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमने देखा, वहाँ डिफरेंट एंजाइम्स। अब हम बात करेंगे किसकी, लिपिड्स की। तो लिपिड्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो लिपिड्स के ब्रेकडाउन से पहले उनका इमल्सिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने देखा जो मोस्ट एबंडेंट लिपिड है डाइट में आर ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स विच कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरोल बॉन्डेड विथ 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो उसमें ग्लाइसरोल रहता है 3 फैटी एसिड्स के साथ। ठीक है, तो ये जो हमारे डाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ द फैटी एसिड, वो है ट्राइग्लिसराइड। तो जो एंजाइम्स है जो इस ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है या स्प्लिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइपेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइपेजेस बोलते हैं। तो जो लाइपेजेस है, हमने देखा 3 टाइप्स के लाइपेजेस हमने देखा है, दैट इज़ जो लिपिड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक है लिंगुअल लाइपेज, जो सलाइवा में प्रेजेंट था। देन उसके बाद डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक लाइपेज जो कहाँ प्रेजेंट था, मेनली गैस्ट्रिक जूस में, विच इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा तीसरा जो प्रेजेंट था मेनली पेनक्रियास में, दैट इज द पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो although some lipid digestion occurs in the stomach through the action of lingual and gastric lipase, तो स्टोमक में थोड़ा सा जो लिपिड्स है उनका ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि वहाँ पे स्लेवरी लाइपेज प्रेजेंट है, लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज के एक्शन से स्टोमक में उनका ब्रेकडाउन हो जाता है थोड़ा, बट नॉट अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, थोड़े से जो लिपिड्स है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, but most of the lipid digestion occurs in the small intestine through the action of pancreatic lipase। ठीक है, स्मॉल अमाउंट स्टोमक में हो जाता है, बट जो लार्ज अमाउंट है या मोस्ट ऑफ द लिपिड्स आर ब्रेक डाउन या डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाय द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करता है, इट break down the triglyceride into fatty acid and monoglyceride। ठीक है, किसमें, फैटी एसिड और मोनोग्लाइसराइड में ब्रेक डाउन करता है, कौन, ये पेनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, सो द लिबरेटेड फैटी एसिड कैन बी इधर शॉर्ट फैटी एसिड और लॉन्ग फैटी एसिड। ठीक है, तो या जो फैटी एसिड है वो तो या तो लॉन्ग फैटी एसिड होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा, या शॉर्ट चेन फैटी एसिड होगा। तो अगर हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करेंगे तो 10-12 से ज़्यादा उसमें कार्बन चेन्स होंगे। अगर शॉर्ट फैटी एसिड चेन होगा तो कम से कम 10 से 12 कार्बन चेन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो लिपिड्स के ट्राइग्लिसराइड के डाइजेशन से पहले, ठीक है, उसको उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके डाइजेशन से पहले उसका इमल्सिफिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन मीन्स उसका ब्रेकडाउन होना। ओके, फॉर एग्जांपल वो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, लार्ज ड्रॉपलेट्स होगा तो इमल्सिफिकेशन किसको बोलेंगे, इस लार्ज ड्रॉपलेट्स का स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है हमारा, फॉर एग्जांपल ये है लाइपेज। तो लाइपेज, एक लाइपेज अगर यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10, मैं यहाँ पे 10 दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 जो लाइपेज है वो एक्ट कर रहे हैं। बट जब इसका इमल्सिफिकेशन हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे लाइपेज ऐड सकते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ताकि जो एंजाइम्स है वो उसको जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन कर सके, और इन शॉर्ट स्पेन, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए और इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। ओके, सो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स या लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो इमल्सिफिकेशन है उसमें जो लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स है, लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल है, उसका कन्वर्शन किस में होता है, स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल में। ओके, तो आप रिकॉल करो किसको, बाइल साल्ट्स को, ठीक है, या बाइल जूस को। तो बाइल जूस में क्या रहता है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स रहते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स में जैसे कि सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है और पोटेशियम सॉल्ट है। तो ये जो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट से मेनली अगर हम बोलेंगे तो दैट इज किनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड, और दूसरा है कॉलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये सॉल्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, किनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड और कॉलिक एसिड। ठीक है, तो जो बाइस सॉल्ट्स है वो क्या रहते हैं, एम्फीफेटिक रहते हैं, एम्फीफेटिक। ठीक है, एम्फीफेटिक मीन्स उनका एक साइड हाइड्रोफिलिक होगा और एक साइड क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। जैसे हमारा बाई लिपिड लेयर है, ठीक है, तो एक साइड वाटर लविंग होगा और एक साइड क्या होगा, वाटर हीटिंग होगा। तो इस तरीके से अगर मैं दिखाऊंगा, ठीक है, दिस इज द वाटर लविंग, दिस इज द वाटर हीटिंग। तो वाटर हीटिंग अंदर की तरफ होगा और जो वाटर लविंग है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो बाइल सॉल्ट है उसका एक हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर रीजन होगा और एक हाइड्रोफिलिक, दैट इज द पोलर रीजन। दिस इज द पोलर रीजन, दिस इज द नॉन पोलर रीजन। तो जो एम्फीफेटिक नेचर है बाइल सॉल्ट का, तो वो क्या करता है, वो अलाउ करता है लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करने में। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक रीजन है बाइल सॉल्ट का, जो अंदर का रीजन है, इंटरेक्ट विद द लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल, तो वो इस तरीके से इंटरेक्ट करता है लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल के साथ। और जो हाइड्रोफोबिक रीजन है बाइल सॉल्ट का, इट इंटरेक्ट विद द वाटरी इंटेस्टाइनल काइम, जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल काइम प्रेजेंट है वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। और जो उसका हाइड्रोफोबिक रीजन है वो हमारे लिपिड ग्लोब्यूल के साथ, जो लार्ज है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। ओके, कंसिक्वेंटली जो लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल है उसका ब्रोक डाउन होता है किसमें, दे आर ब्रोक डाउन इनटू सेवेरल स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ईच जो लिपिड ग्लोब्यूल्स है उनका साइज रहता है कम से कम 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो उतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इस लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल का वो ब्रेक डाउन करता है। तो जो स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स है जो इमल्सिफिकेशन से फॉर्म हुआ है, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया दैट अलाउज पेनक्रियाटिक लैपेज टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इसका कन्वर्शन हुआ, ये क्या करता है, जो पेनक्रियाटिक लैपेज है उसको अलाउ करता है ताकि उसके सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया पे वो एक्ट करे और बहुत इफेक्टिवली उस लिपिड मॉलिक्यूल पे अपना एक्शन शो कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जब लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, इमल्सिफिकेशन होगा, तो वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देन हमारा जो लाइपेज है, लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, वो आके इस लिपिड मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन द ट्राइग्लाइसराइड इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसराइड। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ लिपिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के।
तो न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें दो टाइप्स के न्यूक्लियस थे, एक को राइबो न्यूक्लियस था, ठीक है, जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, और दूसरा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, जो क्या करता है, आरएनए को डाइजेस्ट, सॉरी, डीएनए को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सो द न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द two nucleases are further digested by the brush border enzymes called the nucleosides. न्यूक्लोसिडेसिस, न्यूक्लोसिडेसिस, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लियस और डीऑक्सराइबो न्यूक्लियस आरएनए और डीएनए का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, डी किस में, न्यूक्लियोटाइड्स में। देन उन न्यूक्लियोटाइड्स का फिर से जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, दैट इज़ द न्यूक्लियोसिडेज, वो और उसका ब्रेकडाउन करता है और जैसे कि न्यूक्लिक एसिड में उनका कन्वर्शन कर देता है सिंगल न्यूक्लिक एसिड में, ताकि उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए, ओके। जैसे कि न्यूक्लियोसाइड्स है और फॉस्फेटेस है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स भी है और दूसरा है फॉस्फेटेस। तो ये दोनों एंजाइम्स न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेटेस क्या करता है, डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन किस में करता है, एक तो पेंटोज शुगर में करता है, दूसरा फॉस्फेट में करता है, फॉस्फेट में, और साथ में नाइट्रोजनस बेस सिमिलर इज एडेनिन गोनिन थाइमिन एंड साइटोसिन या यूरेसिल, ठीक है। तो उसका ब्रेकडाउन करके फिर दीज प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एडेनिन गोनिन साइटोसिन थाइमीन एंड यूरेसिल, और जो फॉस्फेट है, और जो हमारा राइबोस शुगर है, तो उसका एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है इनटू द ब्लड। पहले जो माइक्रोविलाई है जो वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, देन उसके बाद वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ओके। तो यहाँ तक ख़त्म होता है डाइजेशन, कहाँ पे, इंटेस्टाइन का काम यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और जो भी सिक्रीशन है वो मेनली जो इंटेस्टाइनल पार्ट है दैट इज़ द ड्यूडेनियम, इलियम और जिजुनम में होता है। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज़ अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। तो जो ओवरऑल फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन विटामिन, द फॉर्मेशन ऑफ फीसिस एंड द एक्सपल्शन ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करना है, और कुछ विटामिन्स का ये प्रोडक्शन करता है, और फीसिस फॉर्म करता है, और उन फीसिस को बॉडी से बाहर एक्सपल करता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका साइज़ रहता है कम से कम 1.5 मीटर, या हम 5 फुट लॉन्ग बोलेंगे। डायमीटर देखेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इलियम टू द एनस, तो जहाँ पे इलियम ख़त्म होता है, ठीक है, तो वहाँ से लेके वो एनस तक इसका जो एक्सटेंशन है वो रहता है, ठीक है। सो इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मीजोकोलोन। तो ये अटैच रहता है किसके साथ, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ, मेनली बाय इट्स मीजोकोलोन विच इज़ अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो क्या है, डबल लेयर है पेरिटोनियम का, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो उसके साथ अटैच रहता है। सो अगर हम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, दैट इज द सीकम विद अपेंडिक्स। तो ये जो सीकम है अपेंडिक्स के साथ जो अटैच है वो उसका पार्ट है। देन उसके बाद असेंडिंग कॉलन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द असेंडिंग कॉलन। जो साइड पे जा रहा है दैट इज द ट्रांसवर्स कॉलन, बीच में जो बड़ा सा है। देन उसके बाद जो नीचे आ रहा है दैट इज द डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद वहाँ पे एक सिग्मोइड कॉलन है या पेल्विक कॉलन जिसको कहा जाता है, जो एस शेप्ड है। देन उसके बाद जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है लास्ट में दैट इज द रेक्टम। रेक्टम के नीचे क्या रहता है, एनल कनाल थ्रू विच द फीसेस आर एक्सक्रीटेड आउट। तो इसमें भी वही जो 4 लेयर्स जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में था वही प्रेजेंट है। देयर इज द सीरस लेयर, देन मस्कुलर लेयर, देन सब म्यूकोसा लेयर, देन म्यूकोसा लेयर। अगर हम सिक्रीशन देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का, तो जो लास्ट इंटेस्टाइन है इट ऑल्सो प्रोड्यूस सम जूसेस विच इज़ ए वाटरी फ्लूइड विद ए पीएच ऑफ 8.0। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइनल जूस के कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसमें रहता है
सॉलिड 0.5%, वाटर 99.5%। तो सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, जैसे कि ऑर्गेनिक में है अल्बुमिन, ग्लोबिन, म्यूसिन, यूरिया, डिब्रिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। देन इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल स्टेज होता है डाइजेशन का, मेनली इन द कोलोन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया दैट इनहेबिट द ल्यूमन। तो कोलोन में ये होता है क्योंकि ल्यूमन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करता है। साथ में जो म्यूकस सिक्रीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के ग्लैंड से, तो यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं रहते हैं, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। तो जो कायम है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ या आ गया है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एलिमिनेशन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच फर्मेंट्स एनी रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैसेस, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया उस कोलोन में या ल्यूमन में प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन के, तो वो क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट अगर बचा होगा खाने में तो उसको फर्मेंट करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो जाता है। तो उसका फर्मेंटेशन करता है, किसमें, हाइड्रोजन में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में करता है और मीथेन गैसेस में करता है। तो इन गैसेस, ये जो गैसेस है वो मिक्स होके क्या फॉर्म करता है, फ्लैटस, जिसको हम गैस बोलते हैं, और मेनली किसमें, कॉलोन में। और जो गैस प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटुलेंस बोलते हैं, विथ व्हेन इट इज़ एक्सेसिव। जब एक्सेसिव हो जाता है तो उस टाइम पे जो बैड स्मेल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटुलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो जो रिमेनिंग प्रोटीन पार्ट है उसको भी कन्वर्ट करता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। और जो अमीनो एसिड्स है उनको और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जैसे कि इंडोल है, स्केटोल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और फैटी एसिड्स है, ठीक है। और जो कुछ इंडोल और स्केटोल है वो फीसिस में भी इलिमिनेट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो फीसिस है उनमें स्मेल आता है, ठीक है। तो फीसिस का जो स्मेल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडोल और स्केटोल, जो रिमेनिंग प्रोटीन से फॉर्म होता है, मेनली बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। तो वेयर दिस कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक कंपाउंड एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है। तो साथ साथ में जो बैक्टीरिया है, जो बिलीरुबिन है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा सा जो पार्ट है वो इसमें आ जाता है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वो बिलीरुबिन है वो उसको सिंपलर पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एक है स्टर्कोबिलिन। तो जो स्टर्गोबिलिन क्या करता है, जो फीसिस है उसको उसका ब्राउन कलर देता है। तो स्टर्गोबिलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ द फीसिस, ठीक है। जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है दैट आर एब्जॉर्ब्ड इन द कोलोन इंक्लूड सेवरल विटामिन, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो कुछ विटामिन भी वहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है, जिसमें विटामिन बी और विटामिन के भी इंक्लूड होता है, ओके। देन लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस भी फॉर्म होता है जब by the time chyme has remained in the large intestine 3 to 10 hours, it has become solid or semi-solid because of the water absorption and is now called feces, ठीक है। जो कायम अगर लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है कम से कम 3 से 10 घंटे के लिए, तो उस कायम में से जो मोस्ट ऑफ जो वाटर है इट इज़ एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, बट जो कुछ अमाउंट है वाटर का वो रहता है कायम में, ठीक है। तो उस कायम में और एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का कौन, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कम से कम 100 ml ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द फ्रॉम द काइम इन द इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में से पर डे। तो 100 से 200 ml जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो उसके वजह से जो ये कायम है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड बन जाता है, ओके। तो केमिकली जो फीसिस है दे आर कंसिस्ट ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, स्लफ्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बैक्टीरिया, प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, अनएब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड मटेरियल एंड अनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड। तो फीसिस में मेनली क्या रहता है, वाटर रहता है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहते हैं जो सिक्रेशंस में रिलीज़ हुए थे, जो इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल सेल्स है जो वहाँ से रिलीज़ हो गए थे, जो स्लफ हो गए थे, वहाँ से निकल गए थे, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स है वो भी इसमें रहता है, जो अनएब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है, जो जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, और जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट्स है फूड का वो भी इस फीसिस में प्रेजेंट रहता है।
तो जो 90% जो वाटर है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो मेनली बॉडी वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। कम से कम 0.5 to 1.0 लीटर ऑफ वाटर दैट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल, बट अबाउट 100 to 200 ml इज़ नॉर्मली एब्जॉर्ब वाया ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कम से कम जो फीसिस जो कायम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है उसमें कम से कम 0.5 to 1.0 लीटर वाटर रहता है। तो उसमें से उस 0.5 to 1.0 लीटर से कम 100 से 200 ml जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आयंस भी एब्जॉर्ब करता है, सोडियम और क्लोराइड और सम विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। अब उसके बाद हम जाएंगे एब्जॉर्प्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, जैसे कि हमने देखा था ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, देन अमीनो एसिड्स, देन फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लाइसराइड्स, तो वो क्या है? एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो जब इनका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? जो एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन से कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे? तो फूड इज़ नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब्ड इन द माउथ, तो माउथ में एब्जॉर्ब नहीं होता है। स्टोमक इज़ ऑल्सो नॉट ए प्लेस फॉर एब्जॉर्प्शन, तो स्टोमक में भी नहीं होता है। हाउएवर सिंपल सबस्टांस विच डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टोमक, जो सिंपल सबस्टांस है जिनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़े से स्टोमक में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें वाटर आता है, अल्कोहल आता है, सेलाइन आता है, ग्लूकोज आता है, इजीली डिफ्यूजिबल ड्रग्स आते हैं, तो वो स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट जो मेन प्लेस है एब्जॉर्प्शन के लिए वो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इंटीरियर पार्ट है इंटेस्टाइन का इज कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ टू इंपॉर्टेंट एडाप्शन फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में दो एडाप्टेशन देखने को मिलेंगे। तो पहला है इट हैज़ ग्रेट लेंथ अबाउट 25 फीट एंड इट इज़ मच क्वाइट। ठीक है, तो पहला इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स अराउंड 25 फीट, इसलिए इसको लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कहा है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है, बट इसका जो साइज़ है वो लंबा है, उसका लेंथ लंबा है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो उसकी लेंथ है वो क्या करता है? वो खाने को लंबे समय के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में रखता है, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कर सके। दूसरा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है इट प्रोड्यूस अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई इनटू द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। तो उसमें दूसरा जो एडाप्टेशन हमको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है वो है विलाई, जो आपने देखा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो जो विलाई है वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है उसमें कम से कम 50 लैक्स विलाई देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है? जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो इंक्रीज होता है किसका? इंटेस्टाइन का, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो सके। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ द साइट फॉर मेन एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, बट वहाँ पे वाटर का होता है, सेलाइन होता है, ग्लूकोज होता है, अल्कोहल होता है और कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो न्यूट्रिएंट्स मेनली एब्जॉर्ब होता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं, जहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन, नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन होना चाहिए जो उसको दूसरी जगह पे जो जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहाँ पे पहुँचा सके। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, एटीपी का यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है? जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है उसका मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन, और यहाँ पे एनर्जी चाहिए। देन एंडोसाइटोसिस में आपको पता है वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, एंडोसाइट्स फॉर्म होते हैं। तो एंडोसाइट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर उसका
ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम पैसिव डिफ्यूजन बोलेंगे। देन यहाँ पे देखो सेकेंड उसमें, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, बट यहाँ पे करियर प्रोटीन चाहिए। तीसरा है यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हो जा रहा है, बट यहाँ पे करियर प्रोटीन भी चाहिए और साथ में एनर्जी रिक्वायर्ड भी है। और चौथा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एंडोसाइट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंडोसाइट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंगल्फ हो जाते हैं और सेल के अंदर वो पहुँच जाते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज़ अ सेंट्रल लेक्टिल विच इज़ ए लिपिड, हम लिपिड वेसल्स बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पे देखो मेनली जो ब्लड है, ठीक है, वीनल ब्लड एंड आर्ट्रियल ब्लड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज जिसके थ्रू जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है इन ब्लड में, एंड दे विल ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू द लिवर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो एब्जॉर्प्शन है उस कार्बोहाइड्रेट का, इट टेक्स प्लेस, या एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द इंटेक ऑफ मोनोसेकेराइड्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जो मोनोसेकेराइड्स हैं जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज आता है, जब इनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, ल्यूमन से इंटेस्टाइनल ब्लड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइन की ल्यूमन से जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो जब वो ब्लड में एंटर होंगे, सो दे विल एंटर द पोर्टल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो फाइनली लिवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली ऑकर्स इन द इंटेस्टाइन। तो द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज 120 ग्राम पर आवर। ठीक है, जो मैक्सिमम रेट है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का वो रहता है 120 ग्राम पर आवर। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मेनोज और पेंटोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एक है ग्लूकोज, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है फ्रुक्टोज, देन मेनोज और पेंटोज। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है दे आर एब्जॉर्ब्ड मच मोर रैपिडली देन फ्रुक्टोज, मेनोज और पेंटोज। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है उनका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है और बहुत फास्ट रेट पे होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रुक्टोज, मेनोज एंड पेंटोज। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है दे आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो जो मोनोसेकेराइड प्रेजेंट रहता है ल्यूमन में इंटेस्टाइन के, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल इनटू द साइटोप्लाज्म। पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है, जो माइक्रोविलाई है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो सिम्पोर्टस प्रेजेंट है उसके थ्रू उनका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं, प्लाज्मा जो एपिथेलियल सेल्स है इंटेस्टाइन के, देन उसके बाद वो ब्लड में एंटर होता है। ठीक है, मेनली जो वीनस ब्लड है पोर्टल सिस्टम के वहाँ पे, देन वो वीनस ब्लड उसको कहाँ पे लेके जाता है, वहाँ उसको लेके जाता है लिवर के पास। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइनल सेल के, वहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पर्पल कलर का, दैट इज़ द SGLT, दैट इज़ द सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है वो मेनली सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, एक तो ग्लूकोज है और दूसरा सोडियम है। जब सोडियम प्रेजेंट होगा तो तभी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। इसीलिए जब अब किसी को डायरिया हुआ होता है तो उस टाइम पे हम उसको ORS पिलाते हैं। ORS में क्या रहता है, ग्लूकोज भी रहता है और जो सॉल्ट है वो भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए हम उसको खाली पानी नहीं पिलाते या खाली ग्लूकोज नहीं देते हैं, उसको हम ORS जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो देते हैं। उसमें ग्लूकोज और सोडियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने ग्लूकोज दिया तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सोडियम भी मिक्स करके देते हैं ताकि वहाँ पे प्रॉपरली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, तो जो ये करियर प्रोटीन है तो इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स रहते हैं, एक ग्लूकोज के लिए रहता है और एक सोडियम के लिए रहता है। ठीक है, तो इट बाइंड विथ सोडियम एंड ग्लूकोज, देन द करियर प्रोटीन मूव्स टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच ब्रिंग्स बोथ Na एंड ग्लूकोज फेसिंग द साइटोप्लाज्म। ये सोडियम और ग्लूकोज दोनों के साथ बाइंड होगा। जब वो सोडियम और ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाएगा तो वो अपना जो
पोजीशन है वो चेंज कर देता है, ठीक है। वहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिससे जो सोडियम है और जो ग्लूकोज है दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो ग्लूकोज है और सोडियम है वो दोनों रिलीज हो जाते हैं। ग्लूकोज मूव्स अलोंग द साइटोप्लाज्म एंड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ठीक है। देन जो ग्लूकोज है वो अगेन दूसरे जो एपिकल मेम्ब्रेन है वहाँ की तरफ जाएगा, और वहाँ से जो ग्लूकोज यूनिपोर्टर है, ठीक है, मेनली जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर है वो क्या करता है, उस ग्लूकोज को फिर ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, इनटू द ब्लड, ओके। और जो सोडियम है, सोडियम अगेन क्या करता है, सोडियम उसी एपिकल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाता है। तो वहाँ पे एक एंटी पॉटर रहता है जो 2 पोटेशियम को ब्लड से एपिथेलियल सेल में डालता है, और 3 सोडियम मॉलिक्यूल को एपिथेलियल सेल्स के साइटोप्लाज्म से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम एंटी पॉटर बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है, एंटी पॉटर, जो 2 मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। सिम पॉटर हम उसको बोलते हैं जो 2 मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूनिपोर्टर हम उन ट्रांसपोर्टर्स को बोलते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता हो, या तो सेल से बाहर या तो सेल से अंदर। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है दैट इज द GLUT2, ओके। देन जो सोडियम है इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्लूकोज मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जो सोडियम है वो उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव होता है, और जो ग्लूकोज है वो उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव होता है। सो द साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट। सिंस सोडियम एंड ग्लूकोज आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिम्पोर्ट, ठीक है। तो एक तो ये को ट्रांसपोर्ट भी है क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, और साथ साथ में वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इसीलिए उसको सिम्पोर्ट कहा जाता है। और साथ में जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट, ओके। जो ये SGLT है दैट इज द सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो ग्लेक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करता है, और साइड में साथ साथ में ग्लेक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो फ्रुक्टोज है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर प्रोटीन दैट इज़ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, दैट इज़ द ग्लूट। तो जो फ्रुक्टोज है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन, एक कैरियर प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूट बोलते हैं मेनली, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT, ग्लूट। सो जो ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, फ्रुक्टोज के लिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है फ्रुक्टोज के लिए, उसको सोडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो फ्रुक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है इट इज़ वेरी मच स्लोअर देन ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फुल डाइजेशन होना चाहिए। देन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोकाइनेज, तो ये जो 2 एसिड्स है उनका भी वहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंसुलिन एंड बी कम्प्लेक्स विटामिन लाइक थायमिन, पेंथोथेनिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन। तो ये जो फैक्टर्स है वो भी जो रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन के। देन हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन या अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन। तो जो प्रोटीन या अमीनो एसिड है दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है जब इनका डाइजेशन होता है अमीनो एसिड में, फिर वो अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, ल्यूमन में, इंटेस्टाइन के किस कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। तो ल्यूमन से पहले एपिथेलियल सेल्स में, देन एपिथेलियल सेल से फाइनली इट विल एंटर्स इनटू द ब्लड इन द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है उनका एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द जिजुनम, ठीक है। तो मेनली जो प्रोटीन है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जिजुनम में होता है। एंड सम एब्जॉर्प्शन ऑल्सो ऑकर इन द इलियम, तो इलियम में भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन उनका होता है। जो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, ल्यूमन से इंटेस्टाइन में। तो पहले वो इंटेस्टाइनल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। देन
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, देन साइटोप्लाज्म से वो डिफ्यूज़ होता है कहाँ पे, जो वीनस ब्लड है पोर्टल सिस्टम के, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के, वहाँ पे वो एंटर होते हैं, देन वो लिवर तक पहुँचते हैं। तो जो प्रोटीन है दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में होता है वो करियर प्रोटीन के थ्रू होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है इंटेस्टाइनल सेल के। तो यहाँ पे आप करियर प्रोटीन दिख रहा होगा, ओके। सो जो करियर प्रोटीन है उसमें दो बाइंडिंग साइट्स रहते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए रहता है और एक मेनली सोडियम के लिए रहता है। तो इट बाइंड्स विद अमीनो एसिड एंड सोडियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ सोडियम भी बाइंड हो रहा है और जो अमीनो एसिड है वो भी बाइंड हो रहा है। यहाँ पे भी देखो सोडियम और हाइड्रोजन बाइंड हो रहा है। यहाँ पे सॉरी अमीनो एसिड और हाइड्रोजन बाइंड हो रहा है। यहाँ पे अमीनो एसिड और सोडियम बाइंड हो रहा है। तो जो एक करियर प्रोटीन है वो सोडियम के साथ बाइंड होगा और अमीनो एसिड के साथ बाइंड होगा, ओके। सो जो करियर प्रोटीन है इट मूव्स टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच ब्रिंग्स बोथ सोडियम एंड अमीनो एसिड फेसिंग द साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद जैसे ही सोडियम और अमीनो एसिड बाइंड होगा तो उन करियर प्रोटीन में एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जिससे जो सोडियम और जो अमीनो एसिड है वो ल्यूमन से साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ वो फेस करेंगे और साइट जो साइटोप्लाज्म है उसमें वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। देन अमीनो एसिड मूव्स अलोंग द साइटोप्लाज्म एंड डिफ्यूज इज इनटू द ब्लड। देन अमीनो एसिड वो जो साइटोप्लाज्म है मेनली जो एपिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो बेसल मेम्ब्रेन है उसके ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू फिर वो ब्लड में एंटर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। उस अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू फिर वो ब्लड में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम और अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ल्यूमन से कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो इट्स एनर्जी डिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एटीपी का कंजम्पशन होता है, इसीलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ओके। इसके बाद जो एल फॉर्म अमीनो एसिड्स हैं दे आर रैपिडली एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, द डी फॉर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड वेरी स्लो एंड पैसिवली। जो एल फॉर्म अमीनो एसिड्स है वो बहुत ही जल्दी और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है उनका, बट जो डी फॉर्म अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत स्लोली और पैसिवली इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो 7 कैरियर सिस्टम ऑब्जर्व किया गया है, या 7 जो कैरियर प्रोटीन्स है उनको देखा गया है मेनली प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। उसमें से जो 5 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको सोडियम चाहिए, किसके लिए, मेनली को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और 2 जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको सोडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दीज आर सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड, मोर नॉन पोलर अमीनो एसिड, लेस नॉन पोलर अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एंड फॉर प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। तो इनके साथ साथ कुछ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट है जो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए है, जो मोर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, जो लेस नॉन पोलर अमीनो एसिड है, जो बेसिक अमीनो एसिड है, और प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। उनके लिए अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। देन और जो कुछ ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स है दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटेस्टाइनल सेल एंड दे आर हाइड्रोलाइज्ड विद इन द सेल इनटू अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, सम स्मॉल पेप्टाइड्स आल्सो एंटर द ब्लड। अब कुछ पेप्टाइड्स है जो डाइपेप्टाइड है ट्राइपेप्टाइड फॉर्म में है, तो वो भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू एच ओलिगोपेप्टेड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो ब्लू कलर का दैट इज द ओलिगोपेप्टाइड को ट्रांसपोर्टर, तो वो डाइपेप्टाइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। फिर वो सेल के अंदर आने के बाद फिर उनका ब्रेकडाउन होता है बाय द एंजाइम पेप्टिडेज। फिर वो जो सिंगल अमीनो एसिड है दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड थ्रू द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ओके। तो अब उसके बाद हम जाएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स में। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स है it's mainly the intake of fatty acids and glycerol from the lumen of the intestine in the blood। जो फैटी एसिड और जो ग्लाइसरोल है उसके एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स बोलते हैं। जो लिपिड्स है उनका एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। जो फैट है
It is first digested into fatty acid, glycerol, triglyceride, diglyceride, monoglyceride, phospholipid, कोलेस्ट्रॉल एस्टर एट्सेट्रा। तो जो फैट्स है उनका पहले डाइजेशन होता है किसमें, फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरोल में, ट्राइग्लाइसराइड्स में, डाइग्लाइसराइड्स में, मोनोग्लाइसराइड्स में, फॉस्फोलिपिड्स में, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में। ठीक है, तो जो लिपिड्स है उनको वो दो रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक वीनस ब्लड के थ्रू और दूसरा लेक्टियल्स के थ्रू। ओके, तो जो फ्री फैटी एसिड्स है जिनका जो कार्बन एटम्स है वो 12 से कम हो, या जिसको हम स्मॉल चेन फैटी एसिड्स बोलेंगे, तो वो एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू, जो पोर्टल ब्लड है सिस्टम उसके थ्रू। और जो फैटी एसिड, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जिनमें 14 कार्बन से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है या 14 कार्बन से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, तो उनका एब्जॉर्प्शन लेक्टियल्स के थ्रू होता है। देन दे विल पास इनटू द थोरेसिक डक्ट। ठीक है, फिर थोरेसिक डक्ट में, या हम ऐसे बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड फाइनली दे विल एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन है किसका, फैटी एसिड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पेनक्रियास में मेनली लाइपेज रहते हैं। लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लाइसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है किसमें, फैटी एसिड्स और मोनोग्लाइसराइड में। ठीक है, देन उसके बाद जो बाइल साल्ट जो रिलीज होता है कहाँ से, मेनली लिवर से, तो वो भी फैसिलिटेट करता है किसको, लिपिड एब्जॉर्प्शन में। जो बाइल सॉल्ट है वो एक फेरिंग फंक्शन करता है, जो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, ल्यूमन, इंटेस्टाइन के ल्यूमन से जो सरफेस है इंटेस्टाइनल सेल्स के वहाँ तक। सो जो बाइल सॉल्ट है वो फंक्शन करता है एज ए कैरियर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो हमें पता है बाइल सॉल्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि उसका एक हाइड्रोफोबिक या एम्फीफेटिक नेचर है, जिसमें एक पार्ट उसका पोलर हाइड्रोफोबिक पोर्शन है और एक नॉन पोलर फोबिक पोर्शन है, और एक पोलर हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। मींस एक वाटर लविंग पार्ट है और एक वाटर हेटिंग पार्ट है। ठीक है, तो जो बाइल साल्ट है उसमें दोनों एफिनिटी है कि वो वाटर के साथ भी बाइंड होगा और लिपिड के साथ भी वो बाइंड होता है। तो जो बाइल सॉल्ट है लेसिथिन के प्रेजेंस में, और एक प्रोडक्ट है दैट इज़ अ लेसिथिन, इस मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में वो फैटी एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है और मोनोग्लाइसराइड के साथ इंटरेक्ट करता है, ताकि वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म करे, जिस कम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, माइसिली। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइसिली। तो दिस इज़ द माइसिलर फॉर्मेशन, या माइसिली हम उसको बोलेंगे। तो वो माइसिली फॉर्म करता है किसके साथ, ट्राइग्लाइसराइड, फैटी एसिड, मोनोग्लाइसराइड, फैटी एसिड और लेसिथिन जो मॉलिक्यूल है, वो तीनों कंबाइन होकर माइसिली फॉर्म करते हैं। तो जो ये माइसिली है दे आर वाटर सॉल्युबल, वो क्या रहते हैं, वाटर सॉल्युबल रहते हैं। तो जो ये माइसिली है, तो ये माइसिली क्या करता है, जिस लिपिड को वाटर सॉल्युबल बना देता है, एंड इनका ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, जो ब्रश बॉर्डर है इंटेस्टाइनल सेल्स में वहाँ पे। तो ऑन contact with the cell surface the bile salts separate from the lipid portion. The lipid portion passively diffuses through the plasma membrane and enter the cytoplasm. जैसे ही जो माइसिली ब्रश बॉर्डर के पास पहुंचता है, तो ये जो बाइल सॉल्ट है वो उस माइसिली से अलग हो जाते हैं। तो वहाँ से अलग होते ही क्या हो जाता है, जो ये ट्राइग्लाइसराइड और जो फैटी एसिड है वो उस लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं सेल के अंदर। ओके, सो दे विल एंटर इन द साइटोप्लाज्म बाय पैसिव डिफ्यूजन। देन जो सेपरेटेड बाइट सॉल्ट है वो ल्यूमन में चले जाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट मोर फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसराइड टू द ब्रश बॉर्डर। तो वो जो बाइल सॉल्ट है वो अगेन जाके किसी फैटी एसिड के साथ बाइंड हो जाते हैं और ट्राइग्लाइसराइड के साथ बाइंड हो जाते हैं, और उन फैटी एसिड और ट्राइग्लाइसराइड को फिर से ब्रश बॉर्डर के पास लेके आते हैं, और द माइसिली मूव डाउन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द म्यूकोसल सरफेस। तो ये जो माइसिली है वो मूव होता है along the concentration gradient to the mucosal surface. तो free cholesterol formed from the cholesterol ester by the action of esterase enter the cell and is esterified. ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर से फॉर्म हुआ है बाय द एक्शन ऑफ एस्टरेज, वो भी सेल के अंदर एंटर होता है और अगेन री एस्टरिफाइड हो जाता है। ओके, देन द लिपिड्स रीच द venous blood through two routes, namely through the portal blood and through the lacteals. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कहा कि जो लिपिड्स है या तो वो वीनस ब्लड के थ्रू एंटर होगा या तो वो लेक्टियल्स के थ्रू एंटर होगा। ठीक है, लेक्टियल्स मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, तो जो शॉर्ट फैटी एसिड्स है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसमें 12 कार्बन से लेस होंगे,
और जो ग्लाइसरोल है, ठीक है, ऑफ द म्यूकोसल सेल डिफ्यूजेस इनटू द पोर्टल ब्लड। जो ग्लाइसरोल या जो भी शॉर्ट फैटी एसिड्स है वो पोर्टल ब्लड में एंटर होगा, जो वीनस ब्लड है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के वहाँ पे एंटर होगा। और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जिनमें 12 कार्बन से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, दे विल रीसिंथेसाइज इनटू ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। तो फिर इनका फिर से क्या होता है, एस्टरफिकेशन होता है किसमें, ट्राइग्लाइसराइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैटी एसिड प्लस मोनोग्लाइसराइड विल फॉर्म द ट्राइग्लाइसराइड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीएस्टरफिकेशन बोलेंगे या रीसिंथेसाइज बोलेंगे। सो दिस सिंथेसाइज ऑकर इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पार्ट है वो मेनली कहाँ पे होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे होता है। तो जो ये रीसिंथेसाइज ट्राइग्लाइसराइड है and the absorbed phospholipid cholesterol ester free fatty acid with more than 12 carbon atom and fat soluble vitamin are all combined with a protein in the cisternae of endoplasmic reticulum to form large lipoprotein particles called chylomicron। तो जितने भी ट्राइग्लाइसराइड्स है जो वापस से फॉर्म हुए थे, यहाँ पे देखो जो ट्राइग्लाइसराइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर फ्री फैटी एसिड्स है जिनमें 12 कार्बन से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। देन विटामिन्स जो फेट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और ये सब जो फैटी एसिड्स है जो वाटर हेटिंग है, तो वो सब कंबाइन होते हैं एक प्रोटीन के साथ। कहाँ पे, मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सिस्टर्नी में। तो ये सब कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक लाइपोप्रोटीन पार्टिकल फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, काइलो माइक्रोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काइलो माइक्रोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो जो ये काइलो माइक्रोन है, दे एंटर द लेक्टियल्स ऑफ द vilus to be transported by the lymph to the thoracic duct and finally reach the venous blood। ओके, तो ये जो काइलो माइक्रोन है, फिर वो जो लेक्टियल है, लेक्टियल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द लेक्टियल, जो आपको बीच में दिख रहा है जो बड़ा सा पोर्शन, दैट इज द सेंट्रल लेक्टियल। तो वो इस वेनस बुलेट में एंटर होने की जगह पे इस लेक्टियल में एंटर होता है। लेक्टियल में एंटर होने के बाद दे विल दे विल मूव टू द थोरेसिक डक्ट। जो भी थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है वहाँ पे एंटर होता है, और फाइनली थोरेसिक डक्ट से वो वीनस ब्लड में एंटर हो जाते हैं। सो जो काइलोमाइक्रोन है डू नॉट एंटर द पोर्टल ब्लड डायरेक्टली, तो वो पोर्टल ब्लड में डायरेक्टली एंटर नहीं होते हैं। ओके, तो दिस इज द काइलोमाइक्रोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काइलोमाइक्रोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम से मैंने आपको बताया, कुछ प्रोटीन से उनके साथ कंबाइन, जैसे कि एपो ई है, एपो बी है, एपो बी, एपो सी, ठीक है। तो उसके साथ कंबाइन होके एपो है, इसके साथ कंबाइन होके ये काइलोमाइक्रोन फॉर्म करता है। काइलोमाइक्रोन फॉर्म होने के बाद जो काइलोमाइक्रोन है, इट इज़ एब्जॉर्ब द लेक्टियल टू द लिम्फेटिक सिस्टम टू डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम। और जो फैटी एसिड जिनका साइज़ कम है 12 कार्बन से, दे विल एंटर इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन। देन हेपेटिक पोर्टल वेन से वो लीवर में जाते हैं, फिर लीवर से फिर वो हार्ट में एंटर होते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, दे आर इजेक्टेड या इजेस्टेड या एक्सपेल्ड थ्रू द एनस वाया द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड्स हो, वो जो वीनस है, जो वीनस ब्लड है उसमें एंटर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर का है, दैट इज़ द वीनस ब्लड। तो ये जो है ब्लू कलर का, दिस इज वीनस ब्लड। देन यहाँ पे एंटर होगा, फिर वो न्यूट्रिएंट्स कैरी, फिर वो वीनस ब्लड से आर्ट्रियल ब्लड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन दिस आर्ट्रियल ब्लड कैपिलरी विल एंटर टू द लिवर। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, उस वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है कहाँ पे, लिवर में, ठीक है। लिवर में फिर जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है या जो भी प्रोसेस है वहाँ पे लिवर में उसका प्रोसेसिंग होता है। देन लिवर से वो जाता है कहाँ पे, हार्ट में, वाया वेन, ठीक है। वेन के थ्रू फिर वो हार्ट में जाने के बाद फिर हार्ट में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब जो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वो लेक्टियल्स के थ्रू एंटर होता है किसमें, लिम्फ कैपिलरीज में, देन उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स में, देन लिम्फेटिक वेसल्स में थोरेसिक डक्ट्स में, देन फाइनली थोरेसिक डक्ट से वहाँ पे एंटर होते हैं, दे विल एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ओके, so this is all about the absorption of protein, carbohydrate and fats. Thank you.